Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Harjeet Kaur. We were doing features of the Constitution. हमने फंडामेंटल ड्यूटीज तक कर लिया था कंप्लीट. नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकुलर स्टेट की. आज ये रहा हमारा सेकुलर स्टेट. ठीक है. सेकुलर स्टेट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है जिसको हमने एज अ ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडियन स्टेट बताया है. यहाँ पे सारे रिलीजन इक्वल है. जो वर्ड सेकुलर है उसको प्रेम्बल में ऐड किया गया था बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में. जो प्रेम्बल है वो हमारे सारे इंडियन सिटीजन्स के लिए सिक्योर करता है लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. मीन्स कि आप किसी भी गॉड में बिलीव कर सकते हो, किसी भी गॉड को वर्शिप कर सकते हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होएगा उसके बेसिस पे. आप सेकुलर हो. अब the state shall not deny to any person equality before law or equal protection of law under article 14. अगर हम आर्टिकल 14 की बात करें तो आर्टिकल 14 हमें क्या कौन सा राइट देता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स कि लॉ के सामने सारे इक्वल है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. अब ये थोड़ा सा नेगेटिव कॉन्सेप्ट आ जाता है. और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वहाँ पे कि कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, लॉ सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेगा. ये थोड़ा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट आ जाता है. इसको डिटेल में हम फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट आर्टिकल 15 आता है हमारा सेकुलर स्टेट के अंडर. द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन. अब रिलीजन के बेसिस पे जो हमारी स्टेट है, हमारा जो इंडिया है, वो किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा. सारे रिलीजन्स को इक्वली प्रोटेक्ट करेगा, उनकी रिस्पेक्ट करेगा सारे रिलीजन्स की. नेक्स्ट आर्टिकल 16 आता है. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. अगर हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करें, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मीन्स गवर्नमेंट जॉब्स जो होती है वो होती है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. उसमें सारे सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी. कोई भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा रिलीजन के बेसिस पे. ऐसे नहीं है कि एक पर्टिकुलर जॉब है उसके लिए अप्लाई किया तो वहाँ पे वो किसी एक को प्रेफरेंस दे रहे हैं, किसी एक रिलीजन को, कि हिंदू आएंगे हम इतने हिंदू रखेंगे, हम इतने मुस्लिम रखेंगे. ऐसा नहीं है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पे जॉब करने की. नेक्स्ट आता है आर्टिकल 25 सेकुलर स्टेट के अंडर. उसमें है all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate any religion. मतलब कि सारे पर्सन्स अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं. वो उनका एक फंडामेंटल राइट है. उसके लिए आपको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, कोई कुछ मना नहीं कर सकता. आप कोई भी रिलीजन को अपने हिसाब से प्रोपेगेट कर सकते हो, अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो. उसके जो भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है वो आप लोगों को दे सकते हो जो आपके रिलीजन के हैं. दूसरों के ऊपर नहीं, आप फोर्सफुली नहीं आप किसी को बोल सकते, बट आप अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हो. नेक्स्ट आर्टिकल 26 आता है. एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव द राइट टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर्स. हर कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन, जैसे कि कोई मंदिर हो गया, कोई मस्जिद हो गया, कोई गुरुद्वारा हो गया, वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं. उसमें स्टेट का कोई इंटरवेंशन नहीं होएगा. नेक्स्ट आर्टिकल 27 है. नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन. अब किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को अगर आपने प्रमोट करना है, से फॉर एग्जांपल हिंदू रिलीजन हो गया, आप चाहते हो कि आप अपने रिलीजन को प्रमोट करोगे, उसके लिए आपको किसी भी स्टेट को टैक्स नहीं देना पड़ेगा. ऐसे नहीं है कि स्टेट बोलेगी अच्छा आप अपने रिलीजन को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है जी हमें टैक्स दो. ऐसा नहीं है. ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट है कि आप अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट आर्टिकल 28 आता है. नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट. अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, लाइक स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, अगर वो गवर्नमेंट एडेड है, स्कूल कॉलेज कोई भी सरकारी है जिसको हम बोलते हैं, गवर्नमेंट एडेड स्कूल या कॉलेज में आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते. वहाँ पे सारे रिलीजन्स इक्वल है, सारे पर्सन इक्वल है, वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होएगा रिलीजन के बेसिस पे. ना ही आप किसी को रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो. नेक्स्ट आता है आर्टिकल 29. एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन शैल हैव द राइट टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर. अब कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स का वो अपना अलग से लैंग्वेज, अपने कल्चर को कंजर्व करके रख सकते हैं.
वो अपनी लैंग्वेज बोल सकते हैं, अपने हिसाब से अपने रिचुअल्स सेरेमनीज वो कर सकते हैं, उन पे कोई रोक टोक नहीं लगेगी। जैसे कि कोई उनको कंपेल नहीं करेगा कि आप हिंदी लैंग्वेज ही बोलो या आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज ही बोलो, वो अपने स्टेट की लैंग्वेज अपने हिसाब से बोल सकते हैं, अपने रिचुअल्स कर सकते हैं जैसे भी उनके होते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 30, ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। अब जो माइनॉरिटीज़ है वो अपने हिसाब से अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी सेटअप कर सकते हैं। अगर से फॉर एग्जांपल कोई स्कूल है या कोई कॉलेज है, वो किसी एक कम्युनिटी के लोग हैं, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग हैं, उन्होंने मिलके एक स्कूल बना लिया या एक कॉलेज बना लिया, वहाँ पे वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, वहाँ पे स्टेट का कोई इंटरवेंशन नहीं होएगा। अगर उन्होंने खुद से अपना कॉलेज बनाया है तो वहाँ पे वो किसी को बोल सकते हैं कि हाँ जी ये हमारा कॉलेज बनाया है, यहाँ पे आपको ये वाली इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ेगी। हाँ, अगर उसमें थोड़ा सा भी गवर्नमेंट की हेल्प ली है तो वहाँ पे फिर आप वहाँ पे रिलीजन का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स कि सारी कंट्री में पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक सेम ही कोड रहेगा जिसके हिसाब से लोग काम करेंगे, एक लॉ होगा सबके लिए, एक कॉमन लॉ होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैरिज की बात करें, अब हिंदू में मैरिज अलग तरीके से होती है, मुस्लिम में अलग होती है, कोई सिख हो गया वहाँ अलग होएगी, कोई जैन हो गया वहाँ पे अलग रिचुअल्स होएंगे, तो उन सब के चलते हुए वो अपने हिसाब से रिचुअल्स कर सकते हैं अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, बट जो मैरिज को रजिस्टर कराने का प्रोसेस है वो सेम है, वो वैसे ही आपको रजिस्टर करवानी पड़ेगी, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो वो वहाँ पे मैटर नहीं करता। वैसे ही सेम डाइवोर्स का प्रोसेस है, डाइवोर्स का ऐसे नहीं है जैसे पहले मुस्लिम में होता था तलाक 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 3 बार बोल दिया तो तलाक हो गया, ऐसे नहीं है, वो भी आपको प्रॉपर कोर्ट में जाना पड़ेगा, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपका डाइवोर्स होएगा। जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का वो थोड़ा अलग है, वहाँ पे उन्होंने रिलीजन को और स्टेट को अलग किया हुआ है। क्यों अलग किया हुआ है? क्योंकि वहाँ पे इतने रिलीजन नहीं है, वहाँ पे मोस्टली एक ही रिलीजन है, वो है क्रिश्चियनिटी। तो वहाँ पे उन्होंने अपने पॉलिटिक्स में कोई भी रिलीजन नाम का वर्ड उन्होंने ऐड ही नहीं किया। बट इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता था, क्यों? क्योंकि इंडिया एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन हैं, अब उनके सबको इक्वली प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो फिर लड़ाई झगड़े होंगे, दंगे फसाद होंगे, उन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने पहले से ही रिलीजन को एक प्रोटेक्ट करके रखा है, अपने रिलीजन में प्रोविजंस लेकर आए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। नेक्स्ट फीचर है हमारा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स कि कोई भी पर्सन जिसकी एज 18 साल से ऊपर हो, इंडियन सिटीजन हो और उसकी एज 18 साल से ऊपर हो, तो वो इलेक्शन में अपनी वोट दे सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ एंड सो ऑन। जो वोटिंग एज है पहले थी 21 ईयर्स, अब फिर 1989 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 आया था, उसके बाद ये जो वोटिंग एज थी 21 से कम करके 18 ईयर्स कर दी थी। आज की डेट में कोई भी सिटीजन जिसकी एज 18 ईयर्स के ऊपर है तो वो वोट दे सकता है जाकर अपना। अब जब इन्होंने ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट इंडिया में लेकर आए थे तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए एक बहुत ही बोल्ड स्टेप था। क्यों? क्योंकि जो दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज़ है बहुत बड़ी बड़ी, यूएसए, यूके वगैरह हो गया, जो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट काफ़ी लेट आया था, मतलब कि उनकी फ्रीडम के बाद की अगर हम बात करें। अब हमारा तो चलो 1947 में फ्रीडम मिली थी ना, तो उस हिसाब से हम बहुत जल्दी अपना ये कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। यूएसए में ये वाला जो फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट था वो आया था 1920 में, ब्रिटेन में 1928 में, यूएसएसआर में 1936 में, फ्रांस में 1945 में, इटली में 1948 में और स्विट्जरलैंड में 1971 में आया था ये वाला कॉन्सेप्ट। अब ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज वाला जो कॉन्सेप्ट था उसने क्या किया, हमारी जो डेमोक्रेसी है उसका बेस थोड़ा ब्रॉड कर दिया। जो कॉमन मैन है उसको एक सेल्फ रिस्पेक्ट दी, उसको प्रेस्टीज दी, उसकी इक्वालिटी लेकर आए माइनॉरिटीज़ में भी। क्योंकि हमारा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का रूल क्या है कि कोई भी पर्सन 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए तो वो वोट दे सकता है, उसमें माइनॉरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो माइनॉरिटी जो है वो भी जाकर अपना वोट देंगे।
तो मतलब माइनॉरिटीज़ को भी एक इक्वालिटी दी, उनको प्रेस्टीज की दी, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट दी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने। नेक्स्ट हमारा फीचर है सिंगल सिटीजनशिप। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है, मतलब वहाँ पे ड्यूल पॉलिटी है, एक तो सेंटर की हो गई, एक स्टेट की हो गई, राइट। बट इन ड्यूल पॉलिटी के होते हुए भी हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप ही है। अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में ड्यूल सिटीजनशिप है। अगर कोई पर्सन है वो सिर्फ यूएसए का सिटीजन ही नहीं होगा, वो एक पर्टिकुलर स्टेट यहाँ पे रहता है वहाँ का सिटीजन भी होगा। तो जो यूएसए है वहाँ पे उनके पास ड्यूल सेट ऑफ राइट्स है, एक सेंटर हो गया, एक स्टेट हो गया। जो हमारा इंडिया है, इंडिया में नेशनल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। इसके चलते हुए जो हमारा इंडियन सिटीजन होगा उसके पास सेंटर के भी सारे राइट्स हैं और स्टेट के राइट्स भी उसके पास है, दोनों है। अब कोई भी इंडियन सिटीजन इरिस्पेक्टिव के वो कौन सी स्टेट में बॉर्न हुआ है, कौन सी स्टेट में रह रहा है, इन सब के चलते हुए उसके पास ऑल ओवर इंडिया में इक्वल राइट्स है। वो कहीं पे भी जाके रह सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आप एक पर्टिकुलर स्टेट के हो और आप उसी स्टेट में रहो, ऐसा नहीं है। वो किसी भी स्टेट का पे रहता हो, अगर वो चाहे तो वो किसी दूसरी स्टेट में जाकर अपना बिजनेस सेटअप कर सकता है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ले आए डुअल सिटीजन का सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट। बट इन सब चीज़ों के चलते हुए फिर भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, कास्ट वॉर्स भी चल रही है, लिंग्विस्टिक क्लैशेस भी कई बार हो सकते हैं। आपने देखा ही होगा ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे कई बार स्टेट टूट के 2 स्टेट्स बन जाती है, तो वो भी चल रहा है। एथनिक डिस्प्यूट्स भी हो रहे हैं। तो इन सबको अगर हम देखें तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स का जो गोल था वो अभी फुलफिल नहीं हुआ। वो इंडिया को यूनाइट नहीं कर पाए, फिर भी इंटीग्रेट नहीं कर पाए। ऑल्दो उन्होंने सिंगल सिटीजनशिप ले आए, बट फिर भी कहीं ना कहीं उनकी कमी रह गई। ये था हमारा आज का ये लेक्चर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट बॉडीज़ की। बस 2-3 फीचर्स ही रह गए, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। Thank you so much.